हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख लिया था, उसकी मीनिंग, उसका स्टेटमेंट, उसका सारा बेसिक चीज़, जैसे कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी की मीनिंग और टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सारी कहानी हमने पिछले क्लास में कवर कर ली थी। आज की क्लास में हमारा एजेंडा रहेगा कि इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। अब हम अजम्पशंस पढ़ने जा रहे हैं किस चीज़ के, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। अगर आपको नहीं पता होगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो मैंने पिछले क्लास में डिटेल में बताया हुआ है, आप जाके पहले वो देख लो और उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करना, ठीक है। चलिए, तो एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे आप यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते जाओगे, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम कम होते जाएगा। एक लेवल ऐसा आएगा कि जहां पर वो क्या हो जाएगा, फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा, और फिर भी वो अगर एक्स्ट्रा एक कमोडिटी को कंज्यूम कर लेता है तो फिर उसका यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चले जाएगी। ये सुनो। चलिए, अब इसी लॉ के हमको ना अजम्पशंस पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है रैशनलिटी। रैशनलिटी मतलब क्या? तो देखो, जब भी कोई लॉ बनता है ना, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कोई लॉ बनता है, पिछले क्लास में बताया था, जब भी कोई लॉ बनता है तो क्या होता है, उसमें आपको ये दिया जाता है कि सारी अजम्पशंस लेते हुए ये लॉ हमने बनाया है कि ये चीज़ें हमने क्या कर ली, मान ली कि ये चीज़ कांस्टेंट होगी। अब अजम्पशंस का क्या मतलब होता है कि इसको हमने कांस्टेंट माना। ये जो जितनी भी चीज़ें दी हुई है ना, जैसे कि ये आठ आठ चीज़ें आपको दी हुई है, इन सबको उन्होंने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट माना हुआ है। अगर मान लो इसमें कोई चेंज आ जाता तो ये जो रैशनलिटी है, ये जो कार्डिनल मेजरमेंट है, ये जो होमोजेनिटी है, ये जो कंटिन्यूटी है, अगर ये ऐसा नहीं होता तो उस प्लेस में, उस जगह पे ये लॉ काम नहीं करेगा। बात समझ में आई क्या? ये सुनो। हाँ जी सर। तो आपको ये सब चीज़ें अज्यूम करके ही चलनी है। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है अपना, रैशनलिटी। रैशनलिटी में ये बताया गया है कि जो कंज्यूमर है, जो भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, वो रैशनल होना चाहिए। मतलब कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल। रैशनल मतलब क्या, उसकी दिमाग की हालत ठीक होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वो मेंटल पर्सन है, तो ऑब्वियसली बात है, मेंटल पर्सन को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। अगर वो खाना खाते चलेगा तो खाना खाते ही जाएगा, या खाना इधर उधर फेंक देगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल का अपना पता नहीं रहता। इसलिए पहला अजम्पशन ये लॉ का ये है कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यानी कि सीधा सुधा इंसान होना चाहिए। कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब क्या कि देखो, द लॉ अज्यूम, लॉ में अज्यूम किया गया है कि यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, कार्डिनली और न्यूमेरिकली। क्यों अज्यूम किया हुआ है? क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यूटिलिटी ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, बराबर ना। तो यूटिलिटी जब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है तो उसको नंबर्स में मेजर किया ही नहीं जा सकता। लेकिन सिर्फ आपके लिए, आपको समझने के लिए, जो ये यूटिलिटी को मेजर किया गया वो न्यूमेरिकली मेजर किया गया है। बात समझ में आई क्या? तो ये अजम्पशन हुआ उसका। उसके बाद होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब जब भी आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करो तो वो एक जैसी हो, ठीक है। कमोडिटी जो होनी चाहिए, ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूमर आर एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर और टेस्ट। आप थोड़ा सा सोचो कि अगर आपको मैंने पूछा कि आप कितनी रोटी खाना खाते हो, आप जब खाना खाते हो तो कितनी रोटी कंज्यूम करते हो, तो आपने बोला सर नियर अबाउट आई कंज्यूम्ड नियर अबाउट 3 to 4 रोटीज, बराबर ना। 3 से 4 रोटी आप खा लेते हो। अगर मैंने बोला कि अगर मान लो रोटी का साइज बड़ा है, मतलब इतना बड़ा साइज है रोटी का, तो आप उतनी भी 3 4 रोटी खा जाओगे क्या? तो बोले नहीं सर, इसमें तो हम 2 ही रोटी में हमारा खाना हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी पर्सन है उसको अपने सेटिस्फेक्शन लेवल समझ में नहीं आएगा अगर जो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है उसका साइज डिस्टर्ब हुआ, तो समझ में आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि सारे के सारे यूनिट्स कैसे होने चाहिए, वो एग्जैक्टली होमोजेनियस, एक जैसे ही होने चाहिए, बराबर है। बड़ा और छोटा, अगर आप कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, एक छोटा यूनिट है एक बड़ा यूनिट है, तो आपको अपना सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या? जब भी कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। आप एक रोटी खाओगे, 1 घंटा घूम कर आओगे, दूसरी रोटी खाओगे, दूसरा घंटा घूम कर आओगे, तो ऐसे में तो ना आपका कभी पेट भर जाएगा, ना आप कभी खाना खाना छोड़ोगे, बराबर है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है जो कंटिन्यूटी है कंजम्पशन की वो बनी रहनी चाहिए। रीजनेबिलिटी है। रीजनेबिलिटी मतलब होता है जो भी आप कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो उसका साइज रीजनेबल होना चाहिए। साइज रीजनेबल मतलब वो ज़्यादा बड़ा भी साइज का कमोडिटी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटी भी कमोडिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्या। उसके बाद कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक द इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इस
लॉ को बनाते टाइम ये अजम्पशन लिया गया कि जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसका इनकम, उसका टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स जो भी है वो सब के सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अगर मान लो किसी पर्सन का इनकम चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो जाएगा। टेस्ट चेंज हो रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो जाएगा। उसका हैबिट चेंज हो रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो जाएगा। उसका चॉइस हो, लाइक हो, डिसलाइक हो, ये सब अगर चेंज हो गए, वेरी हो गए, तो ऑब्वियसली बात है सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब यस, जब भी कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसको डिवाइड करके आपने क्या करना है, कंज्यूम करना है। तो हम लोग खाना डिवाइड करके ही खाते हैं, बराबर ना। जितना भी थाली में सब मिक्स करके एक साथ पूरा कंज्यूम नहीं करते, बराबर ना। और सिंगल वांट मतलब एक टाइम पे ये लॉ एक ही वांट के बारे में बात करता है। मल्टीपल वांट्स के बारे में ये लॉ नहीं बोलता है। ये लॉ बोलता है कि हम एक पर्सन को एक ही वांट्स के लिए ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? यस। तो ये सब चीज़ें अज्यूम की हुई है। अजम्पशन और एक्सेप्शंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ के, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करके जाना है, ठीक है क्या। रैशनलिटी मतलब कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब यहाँ पे यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया गया, अजम्पशन है वो। होमोजेनिटी, जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो कमोडिटी को, वो एक जैसा होना चाहिए। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होना, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। रीजनेबिलिटी, जो साइज होना चाहिए वो रीजनेबल साइज में, साइज जो होना चाहिए कमोडिटी का वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी मतलब क्या, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप इनकम, टेस्ट, हैबिट्स और चॉइस, लाइक, डिसलाइक, ये सब कांस्टेंट है, तब जाके लॉ काम करेगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी आती है। डिविजिबिलिटी मतलब जो भी कमोडिटी को आप कंज्यूम करोगे उसको आप डिवाइड करके कंज्यूम करोगे। और सिंगल वांट मतलब लॉ ऑफ DMU जो है वो एक टाइम पे एक ही वांट को सेटिस्फाई करेगा। डन। ये देखो, ये कर्व मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाती है। एक लेवल ऐसा आता है जहां पे वो जीरो हो जाती है और फिर वो क्या हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। बात समझ में आई क्या? यस सर। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, आप इसको रीड कर सकते हो। यस जी सर। उसके बाद आते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, किसी भी लॉ के ना एक्सेप्शन को छोड़कर जाने की गलती नहीं करना। बच्चे गलती कर देते हैं एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शन को छोड़ के चले जाते हैं। तो एक्सेप्शन को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि लॉ कौन से केस में अप्लाई होता है ये तो सबको पता होता है, लेकिन ऐसे कौन से पोर्शन है जिसमें लॉ अप्लाई नहीं होता ये बहुत कम लोगों को पता है। और एग्जामिनर यही पे आपके साथ खिलवाड़ करता है, मतलब यही क्वेश्चन एग्जाम में डालता है कि ये लॉ कहाँ यूज नहीं होता वो हमको बताओ, ठीक है क्या। तो एक्सेप्शंस मतलब क्या, द फॉलोइंग इज द केसेस, ये जो नीचे दिए गए ये ऐसे केसेस है जहां पर ये जो लॉ है वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे जैसे वो कंज्यूम करते जाएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन कम कम नहीं होते जाएगा, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ते बढ़ते जाएगा। बात समझ में आएगा? आप बोले सर आपने ही तो बताया था कि लास्ट क्लास में कि जो कंज्यूमर है उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पूरी दुनिया में कभी बढ़ते बढ़ते नहीं जाता। ठीक है बेटा, हम लोग कंजम्पशन की बात कर रहे थे, यानी कि हम लोग खाना खाने की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो है ये अदर चीज़ों में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हॉबीज़ है कोई आपकी, ठीक है, जैसे कि आपकी हॉबीज़ है मान लो वेब सीरीज़ देखना, आजकल के बच्चों की ये हॉबी हो गई है, बराबर ना, वेब सीरीज़ देखना। तो वेब सीरीज़ में आपके साथ ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है कि एक एपिसोड देखूंगा बोल के आपने मोबाइल हाथ में लिया और 2-4 एपिसोड एक साथ देख लिए। समझ में आया ना? तो उसका क्या है, देखो आप उल्टा है कि आप एक एपिसोड देख ले, आप सेटिस्फाई हो गए, लेकिन आपको और दूसरा एपिसोड देखने की वांट क्रिएट हो गई। फिर दूसरा एपिसोड देख लिया तो आपके मन में ऐसा है कि तीसरे पार्ट में क्या होगा। ठीक है, जब तक मम्मी डांटती नहीं, पापा डांटते नहीं, तब तक हम मोबाइल रखते नहीं है, तब तक पूरे एपिसोड देख लेते हैं। और किसी किसी की तो भयानक आदत रहती है कि एक रात भर जग के पूरे एपिसोड देख लेता है ना। तो ऐसे केस में बताओ आप कि आप कभी सेटिस्फाई हो गए क्या? आंसर इज नो। तो ये हॉबी है आपकी, हॉबीज के केस में कभी भी कोई भी पर्सन हो वो सेटिस्फाइड नहीं होता। किसी की भी जो पसंद है हॉबी है तो ऑब्वियसली बात है वो उस हॉबी को पूरा करते चलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं बात करूं कि अरिजीत सिंह है, तो अरिजीत सिंह सिंगर है, तो अरिजीत सिंह को अगर जितने गाने गाना है तो वो ऑब्वियसली बात है जितना गाने गाते जाएगा उतना उसको खुशी मिलते जाएगी। ठीक है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होगा कभी गाने, हाँ ठीक है अभी अभी बहुत हो गया, अभी मैं गाने गाना छोड़ ही दूंगा, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए माइजर, ये तो आपको पता है कि कोई भी अगर माइजर इंसान है यानी कि कंजूस इंसान है तो उसको जैसे जैसे क्या करते हैं, जैसे जैसे उसको ज़्यादा पैसे आते हैं ऑब्वियसली बात है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ते बढ़ते जाता है। एडिक्शन, अगर कोई एडिक्टेड है किसी चीज़ को लेकर, एडिक्टेड यानी कि
जैसे कि कोई ड्रंकर्ड्स है जिसको ड्रिंक करने का शौक है, स्मोकर है जिसको स्मोक करने का शौक है, तो जितना जितना स्मोक करेगा उतना उतना उसका जो वांट है वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। बात समझ में? वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। दारू पीने वाला ऐसा कभी नहीं बोलता कि आज मैं इतनी दारू पी लिया और अब मेरा पेट पूरा भर गया, अब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है पावर। हाँ, जिसके पास पावर होती है, पावर यानी कि क्या, ताकत है ना, ताकत यानी कि आप फिजिकली पावर बोलो या फिर आप पैसों की पावर बोलो, जो पॉलिटिशियन लोगों के पास होती है। जितनी ज़्यादा पावर आते जाएगी उतनी ज़्यादा आपको उसकी वांट क्रिएट होते जाएगी, आप सेटिस्फाई नहीं होगे कभी। जैसे कि देखो अंबानीज को देख लो, अंबानी जो है, अंबानीज के पास इतना पैसा है कि वो पूरे इंडिया को 20 से 25 दिन तक 3 टाइम का पेट भर के खाना खिला सकता है। समझ में आया ना? लेकिन फिर भी बिजनेस कर रहा है, फिर भी सुबह उठ के अपनी कंपनी में जा रहा है, फिर भी इधर उधर भाग रहा है पैसे कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इंडिया का तो नंबर 1 पर्सन बन गया, अभी मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 पर्सन बनना है। बात समझ में आई क्या? इसीलिए वो अपने बिजनेस को और बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। तो विच इज कॉल्ड एज अ पावर। पावर जितनी आपको मिलती जाती है आपको ऐसा लगता है कि मुझे और पावरफुल होना है, ठीक है क्या। तो इसीलिए ये भी एक्सेप्शन में है। पावर के केस में भी जो पर्सन है वो सेटिस्फाई कभी होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद मनी, तो ये तो आपको ही पता है, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। बस इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो बड़ा होकर एमसीक्यू बन सकता है। तो देखो, इट इज सेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी मनी का कभी जीरो नहीं होता। इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, जैसे जितना पैसा आएगा उतना और आने दो और आने दो वाला काम चलेगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि नहीं नहीं बस हो गया, मुझे 100 रुपये मिल गया, मेरे लिए इतने काफ़ी, ऐसा बोलता है क्या? अगर आपको यहाँ पे ज़मीन पे पड़े 100 रुपये मिल जाए तो आप वो उठा लोगे। आगे चल के आपको 500 रुपये मिल जाए तो आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे पास 100 है ना, 100 मिले थे ना मुझे, ये 500 कोई और उठा के लेके जाएंगे, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, आप उसको भी उठा लोगे। समझ में आएगा? यस। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, एक्सेप्शंस है। तो यू मस्ट लर्न इट, आपको इस एक्सेप्शंस को लर्न करने हैं कि ये ऐसे ऐसे केसेस है जहां पर ये लॉ काम नहीं करने वाला, ठीक है। ठीक है, लॉ काम नहीं करने वाला मतलब आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता इन द गिवन फॉलोइंग केसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, क्रिटिसिजम्स तो जनरली पूछे तो नहीं जाते, लेकिन ठीक है मैं आपको एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। देखो जरा, क्रिटिसिजम्स मतलब क्या होता है। क्रिटिसिजम्स मतलब इस लॉ के ऊपर जिस किसी ने लॉ बनाया होगा, प्रोफेसर गोसेन ने इसको बाद में आगे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो जो भी ये क्रिटिसिजम्स है इसका ये मतलब होता है कि इसके ऊपर कितने लोगों ने उंगली किया है। उंगली किया मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी है, मोदी जी क्या करते, कोई रूल बना लेते, लेकिन इधर से पप्पू भाई सब चिल्लाते। मैं किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और यहाँ जो हो रही है वो पात्रा घटना सारी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है क्या। हाँ चलिए, तो कृपया करके जो मेरे शुभ चिंतक है वो इस बात को अदरवाइज ना ले, ठीक है क्या। चलो, तो मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। बस देखो ज़रा, तो क्रिटिसिज्म मतलब होता है जैसे कि मान लो मोदी जी ने कोई रूल बनाया, मोदी जी ने जो रूल बनाया उसके ऊपर ना पप्पू भैया चिल्ला रहे कि नहीं नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये ऐसा करेंगे तो ये देश को बेच रहे, ये वो कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बराबर है कि नहीं। मतलब रूल बना नहीं कि उसको तोड़ने के लिए 10 चीज़ें तैयार हो गई है, ठीक है। तो वैसे ही अपने प्रोफेसर गोसेन ने इस लॉ को बनाया था या लॉ को एक्सटेंड किया था, ठीक है। एडम स्मिथ ने उसको बाद में अपने बुक्स में लिखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उसमें बाकी लोगों ने जो है इसके ऊपर क्या किए, आरोप लगाए। तो ये आरोप ही क्या है ये हमको पढ़ना है। पेपर में आने के चांसेस इसके क्रिटिसिज्म्स के बहुत कम रहते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है तो बुलेट पॉइंट्स आप लर्न करके चले जाना। तो ये बोलते हैं जो आरोप लगाने वाले हैं, उंगली करने वाले, उन्होंने पहली उंगली ये की है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक अजम्पशन मतलब यहाँ पे कुछ भी अजम्पशन लिए बोलते हैं, ये अजम्पशन कोई काम के नहीं है, यहाँ पे अलते भलते सलते अजम्पशंस लिए हुए हैं। बात समझ में आई, ये पहला आरोप है। दूसरा आरोप है कि बोलते हैं यहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट किया है। आपने हमको बताया कि यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर किया नहीं जा सकता, इस लॉ को बनाने के लिए कार्डिनल मेजरमेंट किया गया है, तो ये सबसे बड़ा आरोप है आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ दिया है, इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इज इट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। रियलिटी में यूटिलिटी जो है वो न्यूमेरिकली मेजर हो नहीं सकती क्योंकि वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। लेकिन इस नालायकों ने, इस बंदों ने, एडम स्मिथ ने या फिर बोलो गोसेन ने ये लॉ बनाने के लिए अजम्पशन ले लिया, ठीक है। पार्लियामेंट में झगड़े हो रहे, कुर्सियां इधर उधर फेंकी जा रही है, बात समझ में आई क्या। उसके बाद
इनडिविजिबल गुड्स, इनडिविजिबल गुड्स मतलब यहाँ पे तो इनडिविजिबल गुड्स की तो बात ही नहीं की है भाई साहब। सेटिस्फैक्शन लेवल सिर्फ और सिर्फ बोला है कि जो गुड्स को हम डिवाइड करके कंज्यूम कर सकते हैं उसी के सेटिस्फैक्शन की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे इनडिविजिबल गुड्स जैसे कि जो बल्कि गुड्स है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, कार है, टीवी है, इनकी तो बात ही नहीं की हुई है। बात समझ में आई क्या? उसके बाद कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहाँ पे इन्होंने बताया, बोलते हैं कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है, तो ऐसा कभी होता नहीं है रियलिटी में। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी, ठीक है क्या? लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अ सिंगल वांट बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वांट के बारे में बात किया, लेकिन ह्यूमन वांट्स आर क्या? अनलिमिटेड, आपने तो देखा है। तो इसलिए ये लॉ में ये जो अजम्पशन लिया है ये गलत लिया है। तो आरोप लगाने वाले ने 5 आरोप लगाए। पहला आरोप यह है कि इस लॉ में अनसन कुछ भी अजम्पशन लिए गए हैं। दूसरा है कि कार्डिनल मेजरमेंट, न्यूमेरिकली आप कार्डिनली मेजर कर रहे हो यूटिलिटी को, जो कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इनडिविजिबल गुड्स यानी कि इनडिविजिबल गुड्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं की गई है। और चौथा बोल रहा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि यहाँ बोल रहा है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है सर। और सिंगल बॉन्ड मतलब क्या? ये एक ही बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। डन। उसके बाद आगे की कहानी ये है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। सिग्निफिकेंस मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंस। लॉ के इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो लॉ जो है वो कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंज्यूमर को अपना सेटिस्फेक्शन लेवल समझ में आता है कि मैं कौन से पॉइंट में सेटिस्फाई होऊंगा, है या ना। दूसरा इंपॉर्टेंस है यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए लॉ ऑफ डीएमयू कैसे यूजफुल है देखो। द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द वेरियस पॉलिसीज। आपको एक बात बता दूं क्या, गवर्नमेंट को जो भी चीज़ कोई यूजफुल है ना वो एक ही काम के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। एक ही पॉइंट आप लर्न करके चले जाना, और कुछ भी अगर आपको पता है कि इसमें गवर्नमेंट का पॉइंट है यूजफुल टू गवर्नमेंट, उसमें यही लिख लेना, ठीक है। द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी, जो भी आपको लिखना है, ठीक है क्या। हाँ, ये जो है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, मैं इसको पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि ये आपने लर्न करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के ऊपर ना शॉर्ट नोट पूछ लेते 4 मार्क्स के लिए, तो आपको ये आना चाहिए। देखो जरा, तो बोलता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। कैसे हेल्प करता है? इट इंक्लूड्स द गुड्स दैट हैव more value in use and zero or less value in exchange such as air, water, sunshine, etc. तो बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू में क्या हो रहा है, हेल्प करता है ये समझने के लिए पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब क्या? इट इंक्लूड्स द गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज। इसमें ऐसे भी गुड्स इंक्लूड होते हैं जो मोर वैल्यू इन यूज होते हैं। मतलब क्या? यूज में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज, लेकिन उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट है, एयर है, जो हवा आप लेते हो, जो ऑक्सीजन आप लेते हो, आप किसी से ऑक्सीजन शेयर कर सकते हो क्या? तो आंसर इज नो। समझ में आया? उसके बाद as well as the goods that have more value in exchange and less value in use such as gold, diamond, etc. तो बोलता है ये उल्टा है, ऐसा है कि जो गुड्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा वैल्यू इन यूज़ है। ये वैल्यू इन यूज़ मतलब यूज़ ज़्यादा होती है लेकिन एक्सचेंज नहीं कर सकते, और कुछ कुछ ऐसे है कि जो एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। समझ में आया क्या? तो वही बात है कि ये बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, मतलब इसी के बेसिस पे ये बना हुआ है। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे भी, लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे भी ये बना हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, तो उस टाइम पर अपन ये पॉइंट वो ये पॉइंट देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक रीजन आता है कि वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जिसमें लॉ ऑफ डीएमयू दिया हुआ है, ठीक है। एक रीजन कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण जो लॉ ऑफ डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बात समझ में आई? यस। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का हमारा हुआ एंड। चैप्टर नंबर जो है 3 वो हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है क्या। जो है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस भी एक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस ऑल्सो। डिमांड एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। डिमांड का ए पार्ट और डिमांड का बी पार्ट, ये दोनों बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है। ये दोनों के ऊपर अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, एक मैं एडवाइस दे दूं कि आपको देखो, इकोनॉमिक्स में अगर आपको ना अबाउट 75 मार्क्स लाना है ना, तो आप पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ लो।
पूरा कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आज की अपनी 5th नंबर की ही क्लास है, अभी मोर देन मतलब 5th को 30 जो बोला है मैंने, वो 30 एक मोटा मोटी नंबर अजम्पशन लेके मैंने बोला है। हो सकता है उसके पहले ही क्लासेस खत्म हो जाए या उससे 1-2 क्लास ज़्यादा लग जाए, लेकिन इतनी क्लास लगेंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली एक क्लास में एक चैप्टर खत्म करते हुए चल रहे हैं, तो हार्डली 15 to 20 क्लास आनी चाहिए, ठीक है क्या। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है, और मैक्रो का जो जो मैं मेन चीज़ें बताता हूँ वही चीज़ें आपने लर्न करके जानी है। तो यू already you must be score, you may score more than 75 marks in economics also, ठीक है क्या। अगर मैं जो जो बोल रहा हूँ वो चीज़ अगर आप प्रॉपर तरीके से करके जाओगे तो आपको 75 मार्क्स 80 के अबव मार्क्स आराम से इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। अब एक बात बताओ, आया तुमको एग्जाम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका तुमने क्वेश्चन का आंसर्स लर्न करके गए, लेकिन तुमको पता ही नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। क्वेश्चन करके गए थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स अजम्पशन, और पेपर में एक्सेप्शन पूछ लिए। अब बताओ, क्वेश्चन लर्न करके गए थे, 50 क्वेश्चन लर्न करके गए, लेकिन उसका सारा उल्टा पूछ लिया पेपर में, फिर क्या करोगे, फिर तो फंस गया ना। इसीलिए जो चैप्टर वाइज जो दिए हुए कॉन्सेप्ट उसको लर्न करो आप, तो आपके क्वेश्चन के आंसर आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि क्या है लॉ ऑफ डीएमयू, उसके अजम्पशंस क्या है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, फिर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से उसको लिख सकते हो। समझ में आया क्या। तो एक कॉन्सेप्ट लर्न करो, अनेक क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन लर्न करोगे तो फिर उसके अगर उल्टा पुल्टा कुछ कर दिया पेपर वालों ने तो आप फंस जाओगे वहाँ पे। समझ में आया क्या। इसलिए मैं मोस्टली पहला प्रेफरेंस किसको देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स को। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके लर्न हो गए तो आप थियरी आसानी से लिख सकते हो। समझ में आया क्या। क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से डिजाइन करने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, ये सब मैं इस ये जो सीरीज चल रही है अपनी, इसके एंड में बताऊंगा कि आपको पेपर में क्वेश्चन के आंसर्स लिखने कैसे, ठीक है क्या। तो उस हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से उसको डिजाइन करके लिख सकते हो, लेकिन कब, जब आपको कॉन्सेप्ट याद हो तब, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। समझ में आया। सो जितना जितना मैं एक क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास देखो आप ये चीज़ लर्न करो, दूसरी क्लास देखो वो चीज़ लर्न करो। समझ में आया क्या। आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलोगे तो आपको फटाफट फटाफट लर्न होते चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में करते इतना ही, बाकी का तीसरा नंबर का चैप्टर जो है थर्ड ए डिमांड एनालिसिस, वो चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।